साथियों नमस्कार। अपने इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, इस विचार के साथ मैं आज इस क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था की, जो कि हमने भारतीय राज व्यवस्था में पीछे की कुछ क्लासों के अंदर भारतीय संविधान के 22 भाग कंप्लीट किए थे। अनुच्छेद 1 से लेकर के और 395 तक हमने शब्द से और क्रम से देखे। प्यारे विद्यार्थियों, उसी क्रम में आज एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार लगभग कंपटीशनों में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आज का टॉपिक क्या है, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, सुनना, समझना बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। फिर आपको पता चलेगा कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन सी है, इनमें अंतर कैसे है। तो आपको दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक रहेगा भारत के आयोग, बोर्ड, संस्थाएं या पद। एक ही बात है, आयोग कह दो, बोर्ड कह दो, संस्था कह दो या कुछ संवैधानिक पद कह सकते हो। तो आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सामान्यतया 2 प्रकार की संस्थाएं हैं। भारत में सामान्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं हैं। अच्छी तरीके से समझना, यहीं पे तैयार कर लेना। इसी क्लास में जब भी कंपटीशन में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए तो आपके कोई भी डाउट ना रहे। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी ही हम भारतीय राज्य व्यवस्था को नए सिरे से शुरू करेंगे। A to Z विभिन्न संशोधनों के साथ व्यवहारिक तरीकों में कौन कौन से नियम बने हुए, उसके साथ हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था तैयार हो जाना मेरे साथियों, जो मैं आपसे रूबरू होऊंगा और हम संवाद भी करेंगे आपस में। और ये मानो कि बहुत सी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ साझा करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आगे जो भी आप कंपटीशन दोगे उसके अंदर आपके बहुत काम आएगी वो बातें पढ़ी हुई। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, भारत के आयोग, बोर्ड, संस्थाएं और पद। सामान्यतः कितने 2 प्रकार की संस्थाएं मानी जाती है भारत में। अब हमें ये देखना है कि ये 2 प्रकार की संस्थाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले नंबर 1, संवैधानिक संस्थाएं या आयोग। संवैधानिक संस्थाएं या आयोग वे होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख होता है। संविधान के अंदर उसका प्रावधान होता है, किसी न किसी अनुच्छेद में उसका उल्लेख होता है। साथियों, यहाँ एक बात जरूर याद रखना कि ये जरूरी नहीं संवैधानिक संस्थाएं वही होंगी जो मूल संविधान में थी। नहीं, बाद में भी संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ सकती है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में जिन संस्थाओं का, जिन बोर्ड का या जिन आयोगों का, जिन पदों का उल्लेख है वो सभी क्या कहलाएंगे, संवैधानिक कहलाएंगे। संविधान में प्रावधान है, तो इस बात को नोट कर लेना साथियों। संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होंगी, जिनका संविधान में उल्लेख होगा, प्रावधान होगा या वर्णन होगा, उन्हें तो कहेंगे संवैधानिक संस्थाएं, जिनका संविधान में प्रावधान है। हाँ जी,
इसके अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं ये 10 महत्वपूर्ण संस्थाएं यहाँ पे मैंने लिखी है जो बार बार कंपटीशनों में पूछी भी जाती है। इन 10 को तो जरूर तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में देखो नंबर 2, गैर संवैधानिक या असंवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में उनका उल्लेख या वर्णन नहीं है, उन्हें कहेंगे गैर संवैधानिक या असंवैधानिक संस्थाएं या आयोग या बोर्ड या पद कह सकते हो जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। क्लियर है? आगे बात समझ में, आगे देखो गैर संवैधानिक या असंवैधानिक संस्थाएं या आयोग है, ये भी 2 भागों में बंटे हुए हैं, इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। देखो कैसे, एक तो होता है संवैधानिक, ध्यान देना, जिसे संविधिक भी कहा जा सकता है, विधिक भी कहा जा सकता है, जिसका निर्माण संसद के किसी अधिनियम के द्वारा, संसद में पास करके किसी अधिनियम के द्वारा जिसका निर्माण किया हो, जिसकी स्थापना की गई हो, जिसका गठन किया गया हो, उन संस्था या आयोगों को कहेंगे वैधानिक या संविधिक। नोट कर लेना इस बात को, संसद के द्वारा किसी अधिनियम से जिसकी स्थापना या गठन किया गया है उसे कहेंगे वैधानिक या संविधिक। ये संस्थाएं देख रहे हो आप, अति महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो अवैधानिक या असंवैधानिक, जिनका ये मानो किसी अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है, अधिनियम के द्वारा नहीं बनी हो, जो सरकार के कार्यकारी आदेश से बनी हो, संसद के अधिनियम से भी नहीं बनी, जिनका संविधान में कोई उल्लेख भी नहीं है, लेकिन सरकार कैबिनेट मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश से, सत्तारूढ़ जो दल होता है जिसकी सरकार होती है, वो अपने कार्यकारी आदेश से जिस आयोग, जिस संस्था, जिस बोर्ड का निर्माण करे उसे कहते हैं अवैधानिक या असंवैधानिक, जो सरकार के कार्यकारी आदेश से गठित हो, स्थापना हो या निर्माण हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 2 प्रकार की संस्थाएं, एक संवैधानिक संस्थाएं या आयोग। नोट कर लो, अपनी नोटबुक में कॉपी पेन उठाओ और अति महत्वपूर्ण बातें नोट करो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। लिखो इसकी परिभाषा, संवैधानिक संस्थाएं या आयोग वे होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख होता है, संविधान में प्रावधान होता है, किसी न किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन या उल्लेख होता है, उसे कहेंगे संवैधानिक संस्थाएं। जबकि गैर संवैधानिक या असंवैधानिक, लिखो इसके आगे, गैर संवैधानिक या असंवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता, संविधान में कोई प्रावधान नहीं होता, किसी भी अनुच्छेद में उनका वर्णन या उल्लेख नहीं होता, उन्हें कहेंगे गैर संवैधानिक या असंवैधानिक संस्थाएं। यहां पे नोट करना है, गैर संवैधानिक या असंवैधानिक, इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला है वैधानिक या संविधिक और दूसरा है अवैधानिक या असंवैधानिक, जिसे कहेंगे सरकार के कार्यकारी आदेश से। अब लिखो, वैधानिक या संविधिक संस्थाएं वे होती हैं जो संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जाती हो या गठन किया जाता है, स्थापना, वो तो कहलाएगी वैधानिक या संविधिक, संविधान की विधि द्वारा, संविधान के अधिनियम पारित करने के बाद। जबकि अवैधानिक या असंवैधानिक वो जो संसद के अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि
सरकार के कार्यकारी आदेश से, कैबिनेट मंत्रिमंडल जो सरकार है सत्तारूढ़, उस सरकार के माध्यम से जो कार्यकारी आदेश से जिस संस्था का गठन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, स्थापना की जाती है, वो कहलाएगी अवैधानिक या असंवैधानिक, अविधिक भी कह सकते हो। क्लियर है साथियों? आगे बात सुनिए, इनकी परिभाषा जरूर तैयार रखना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अब ये देखना है संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी है, क्योंकि पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक है या फिर कौन सी संस्था गैर संवैधानिक है या फिर कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है, उसमें ये ऑप्शन रखे जाते हैं। तो उस समय आपके ये परिभाषा याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिससे आप अपना आंसर सही कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो इतने दिनों से आपके दिमाग में ये डाउट चल रहा था कि संवैधानिक कौन सी होती है और गैर संवैधानिक कौन सी होती है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको आज एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि संवैधानिक कौन सी, जिसका संविधान में उल्लेख है, प्रावधान है, वर्णन है। असंवैधानिक या गैर संवैधानिक, जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, प्रावधान नहीं है। क्लियर है ना? आ गई ना बात समझ में? चलो तो आगे देखो, संवैधानिक संस्थाएं या आयोग, जिसमें जैसे यहाँ पे कुछ अति महत्वपूर्ण मैंने उदाहरण लिखे हैं जो बार बार कंपटीशनों में पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो देखो, इसमें नंबर 1 पे महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का पद एजी, जो कि अनुच्छेद 76 में उल्लेख है। तो याद रखना, महान्यायवादी पद संवैधानिक है। उसके आगे देखो, नंबर 2 नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी कैग, जो कि अनुच्छेद 148 में संवैधानिक पद है। याद रखना इस बात को, कैग। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये संवैधानिक पद है, एक संस्था के बतौर भी कह सकते हो। ठीक है, आगे देखो, नंबर 3 अंतर्राज्यीय परिषद आईएससी, जो कि अनुच्छेद 263 में संवैधानिक संस्था है। याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक? हाँ जी, संवैधानिक संस्था है, संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 263 में। उसके बाद में नंबर 4 वित्त आयोग एफसी, फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280 संवैधानिक है। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन में। उसके बाद में देखो, नंबर 5 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। याद रखना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 आरपीएससी भी इसी में। मैं यहां पर भारत के संवैधानिक संस्थाएं, जो कि राज्य में भी इसके समानांतर जो है ना, वो भी संवैधानिक है। याद रखना, तो 316 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया है, तो ये भी साथियों संवैधानिक संस्था होगी। उसके बाद में नंबर 6 चुनाव या निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ईसी, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया है। वैसे तो हम देखेंगे 324 से 329 तक के अनुच्छेद में है। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्या निर्वाचन आयोग संवैधानिक है? हाँ जी, संवैधानिक है। ये देखो, संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। क्लियर? आगे देखो, नंबर 7 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी, ध्यान देना, जो कि अनुच्छेद 338 में संवैधानिक है। जो हमारा
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, एससी से संबंधित जो राष्ट्रीय आयोग है वो याद रखना संवैधानिक है अनुच्छेद 338 में। उसके बाद में नंबर 8 जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, शेड्यूल ट्राइब कास्ट, जो कि NCST अनुच्छेद 338 के या ए में संवैधानिक संस्था है, उल्लेख है उसका संविधान में। नोट कर लो इनको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी अनुच्छेदों में इनका उल्लेख है और उल्लेख है तो क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। उसके बाद में नंबर 9 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, ध्यान देना अनुच्छेद 338 ख या बी, ये भी संवैधानिक है, जबकि ये पहले नहीं था। अभी 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अंदर 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया, संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया ओबीसी आयोग को भी। तो कहने का मतलब है साथियों, ये जरूरी नहीं कि मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ उस समय जो पद थे वही संवैधानिक होंगे, नहीं, वो तो है ही, उसके बाद में जुड़ करके भी वो संवैधानिक कहलाएंगे। कहने का मतलब है संविधान के अंदर जिसका उल्लेख है, वर्णन है, प्रावधान है, किसी न किसी अनुच्छेद में वो सभी संस्थाएं, वो सभी पद संवैधानिक कहलाएंगे, चाहे वो मूल संविधान के समय हो, चाहे बाद में किसी संशोधन के द्वारा जोड़े गए हों। तो इसलिए याद रखना ये भी संवैधानिक है। जबकि नोट करो, इसमें अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, महिला आयोग नहीं है, मानवाधिकार आयोग नहीं है। तो कहने का मतलब जो संवैधानिक है उनके आगे मैंने अनुच्छेद लिख रखे और ये भी क्रम से है, बढ़ते क्रम में। उसके आगे देखो नंबर 10 भाषा आयोग, राजभाषा आयोग RBA, जो कि अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति भाषा आयोग भी गठित कर सकता है। तो ध्यान देना, भाषा आयोग भी क्या होगा, संवैधानिक होगा अनुच्छेद 344 में। तो ये 10 महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं कह दो, आयोग कह दो या पद कह दो, ये सभी संवैधानिक है क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में है, किसी न किसी अनुच्छेद में। क्लियर है ना साथियों, एकदम समझ में आ रहा है ना? बता दो आज वाली क्लास आपको कैसे लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। लगभग संवैधानिक संस्था या आयोगों के मैंने वीडियो भी बना रखे हैं विस्तार से। हाँ, गैर संवैधानिक संस्थाओं के नहीं है। अब मैं सोचता हूं कि गैर संवैधानिक संस्थाओं को एक एक विस्तार से हम तैयार करेंगे, जो कि आरएस के अंदर, आईएएस के अंदर, या आप कहोगे सिविल सेवा के अंदर, राजस्थान आरपीसी प्रशासनिक सेवा के अंदर, पटवार के अंदर, एसआई के अंदर, कई ऐसे बड़े कंपटीशन हैं जिनके अंदर इन संस्थाओं का जिक्र किया है सिलेबस में। तो क्यों न हम इन संस्थाओं को विस्तार से पढ़ें, एक एक संस्था की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि आगे की हमारी जो क्लास है वो इन संस्थाओं से जुड़ी हो, जो आपके एकदम क्लियर हो जाए कि उस संस्था का गठन कैसे हुआ, उसके अंदर कितने सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति है, उसके बाद में उनको शपथ है, उनका कार्यकाल है, उनका वेतन भत्ता है, उनको हटाने का प्रोसेस है, उनका त्याग पत्र है और उनकी कार्य शक्तियां, अधिकार, कर्तव्य क्या हैं, वो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम आगे की क्लासों में जो संस्थाएं हैं
उनको हम एक एक को विस्तार से चर्चा करेंगे, आपसे रूबरू होंगे, आपके साथ कई महत्वपूर्ण बातें मैं साझा करूंगा साथियों। ठीक है, उसके अलावा देखो संवैधानिक संस्थाएं आयोग, इसके अलावा मैंने यहाँ पर नोट लगा करके विभिन्न पद भी लिखे हैं, इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में जैसे कि मैंने लिखा है राष्ट्रपति, याद रखना संवैधानिक पद है। हाँ जी, संवैधानिक पद है साथियों, जो कि अनुच्छेद 52, नोट कर लो, राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63, ये भी संवैधानिक, हाँ जी संवैधानिक है साथियों। उसके बाद में प्रधानमंत्री, जो कि अनुच्छेद 74 और 75 दोनों में कह सकते हैं, क्योंकि 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये तो लिखा हुआ है 74 में, जो कि 75 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री पद संवैधानिक है, हाँ जी संवैधानिक है, नोट करो इस बात को साथियों। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93, लोकसभा स्पीकर जिसको हम कहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद क्या संवैधानिक है? हाँ साथियों संवैधानिक है, संविधान में इनका उल्लेख है, वर्णन है। उसके बाद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, हाँ जी अनुच्छेद 89, जो कि उपराष्ट्रपति होता है पदेन सभापति, इसका भी उल्लेख है 89 में 89। हाँ जी राज्यसभा का सभापति और उपसभापति पद क्या संवैधानिक है? हाँ साथियों संवैधानिक है। समझ में आ रही है ना बात एकदम? हाँ जी, इन्हें नोट कर लेना। उसके बाद में देखो कुछ राज्य स्तर के भी मैंने यहाँ लिखे, हालांकि इन संस्थाओं में तो मैंने नहीं लिखा राज्य स्तर की बात, लेकिन यहाँ पे बताया मैंने राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153। हाँ जी राज्यपाल पद की व्यवस्था करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153, तो ये भी संवैधानिक पद है। उसके बाद में मुख्यमंत्री, याद रखना अनुच्छेद 163 और 164 एक वही बात है प्रधानमंत्री वाली बात। अनुच्छेद 163 में क्या कहा है कि राज्यपाल को उसके सविवेकी कार्यों को छोड़ करके अन्य सभी कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये तो है अनुच्छेद 163 में। 164 एक में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, समझ गए इस बात को? हाँ जी। आगे देखो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हाँ संवैधानिक है, अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, ये दोनों पद भी संवैधानिक है साथियों। ध्यान देना अनुच्छेद 182 में विधान परिषद, जो कि वर्तमान में 6 ही राज्यों में है, विधान परिषद का जो सभापति और उपसभापति होता है ना, उसका उल्लेख भी है 182 में। तो ये सभी पद संवैधानिक है, ये सभी संस्थाएं आयोग संवैधानिक है। अब तो क्लियर हो गया ना संवैधानिक संस्था कौन सी होगी साथियों? जिसका संविधान में उल्लेख होगा, प्रावधान होगा, किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णन होगा। हाँ जी, आगे देखो जो कि नंबर दो गैर संवैधानिक या असंवैधानिक, जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। उसके अंदर भी 2 भागों में बांटा गया है, जो कि एक वैधानिक या संवैधानिक, जिसको संसद ने अधिनियम के द्वारा स्थापित किया है या बनाया है, और दूसरा अवैधानिक या असंवैधानिक,
जो कि संसद के अधिनियम से नहीं बल्कि सरकार के कार्यकारी आदेश से जिसका निर्माण हुआ है, गठन हुआ है या स्थापना हुई है। इसमें देखो सबसे पहले वैधानिक या संवैधानिक विधिक संस्थाएं कौन सी है, तो इसके अंदर ध्यान देना। नंबर 1 लोकपाल और लोकायुक्त, जिसे ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है, याद रखना ये वैधानिक है। उसके बाद में नंबर 2 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, जो कि 1993 में गठित हुआ था। ये संसद के अधिनियम से बना हुआ आयोग है। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आगे हम इन आयोगों को एक एक को विस्तार से देखेंगे। उसके बाद में नंबर 3 राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि NCW 1992 में गठित हुआ था। ये भी क्या है? वैधानिक है, संवैधानिक है, विधिक है ये। उसके बाद में नंबर 4 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग NCM, जो कि 1993 में गठित हुआ था। उसके बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 1956, ये भी संवैधानिक संस्था है साथियों, ध्यान दो इस बात पे। उसके बाद में केंद्रीय सूचना आयोग CIC 2005 में गठित हुआ था, ये भी संवैधानिक है। उसके बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC 1964 में। उसके बाद में केंद्रीय अन्वेषण जांच आयोग, जो कि CBI 1963, ये भी संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। उसके आगे देखो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR 2005, ये भी वैधानिक है, याद रखना संवैधानिक है, संसद के अधिनियम से बनाई गई संस्था है साथियों ये। उसके आगे देखो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT 1963, ये मैंने इनके स्थापना के वर्ष लिखे हैं कि संसद ने वो अधिनियम कब पारित किया, तब उनकी स्थापना हुई। इसके अलावा भी नोट कर लो साथियों, नोट अधिनियम, संसद के अधिनियम, संसद के द्वारा कोई विधेयक रख के उसको पारित करके जो अधिनियम बनाया जाता है, उस अधिनियम से बने सभी आयोग और बोर्ड या संस्थाएं तथा सभी विधिक अधिकार जो संसद ने अधिनियम बनाकर किए हैं, वो सभी वैधानिक कहलाएंगे, संवैधानिक कहलाएंगे। ये सभी संस्थाएं वैधानिक है। नोट करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है, जो आगे देखना आपको पेपर में जरूर मिलेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मजे से रहिए, अच्छे तरीके से रहिए और बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिए। हाँ, उसके बाद में देखो अवैधानिक या असंवैधानिक जो सरकार के कार्यकारी आदेश से बनी हो, मंत्रिमंडल के कह दो, कैबिनेट के आदेश से कह दो, बात एक ही होगी साथियों। आज वाला टॉपिक एकदम समझ में तो आ रहा है ना, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। देखो इसमें सबसे पहले नंबर 1 योजना आयोग PC, प्लानिंग कमीशन अब तो है ही नहीं, अब तो हटा दिया, इसका रूप किसने ले लिया? नीति आयोग ने। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। तो ये क्या है? गैर संवैधानिक है, लेकिन सरकार के कार्यकारी आदेश से बनी है। उसके बाद में नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, NA अति महत्वपूर्ण है। हम इनके बारे में आगे एक एक आयोग संस्थाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके साथ संवाद करते हुए, आपसे रूबरू होते हुए एक एक महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे साथियों। बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, अच्छी प्रकार से समझते रहिए। उसके बाद में देखो आगे राष्ट्रीय विकास परिषद
एनडीसी, जो कि आप देखोगे 6 अगस्त 1952 को ये बनाया गया था सरकार के कार्यकारी आदेश से। योजना आयोग तो 15 मार्च 1950, नीति आयोग योजना आयोग की जगह बना था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, उसके आगे देखो नंबर 4 राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी 1953 में गठित किया केंद्र सरकार ने। उसके आगे देखो वेतन आयोग पीसी 1946 से गठित हो रहे हैं। 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, तो ये भी कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। उसके बाद में ये वेतन आयोग है, और जबकि ये वित्त आयोग है, ये भी ध्यान में रखना है। ये तो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन है, जबकि ये देखो वेतन आयोग है, पेमेंट कमीशन है ये। उसके बाद में विधि आयोग जो कि एलसी 1955 में, ये भी क्या है? अवैधानिक है, सरकार के कार्यकारी आदेश से बनी संस्था है। उसके बाद में क्षेत्रीय परिषद जेडसी जो समय समय पर सरकार के द्वारा गठित की जाती है। उसके बाद में सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों के लिए जो बनाया गया था 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। तो ये किसने बनाया? सरकार के कार्यकारी आदेश से बना था ये आयोग। ठीक है, उसके बाद में पुंछी आयोग 2007 जो कि केंद्र सरकार ने ही आदेश निकाल करके बनाया था। उसके बाद में आप कह सकते हो प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि भारत में 2 बन चुके हैं। 1966 में पहला, प्रथम, और द्वितीय दूसरा 2006 में। ये प्रशासनिक सुधार आयोग भी क्या है? सरकार के कार्यकारी आदेश से बने हुए आयोग या संस्थाएं हैं। उसके बाद में नोट करना साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है। नोट सरकार, कैबिनेट या मंत्रिमंडल के आदेश से बनाए गए सभी आयोग, बोर्ड आदि इसमें शामिल होंगे जिन्हें अवैधानिक कहा जाएगा। नोट करना, जो कि मैंने इनके स्थापना वर्ष भी लिखे हैं दोनों के, जबकि इनके अनुच्छेद लिखे हैं। क्यों? इनकी स्थापना ये मानो संविधान ने ही कर दी थी। यहां पे ध्यान देना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956, केंद्रीय सूचना आयोग 2005, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, केंद्रीय अन्वेषण या जांच आयोग 1963, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1963। इन्हें तैयार कर लेना साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशनों में, इसलिए मैं बार बार जोर दे करके कह रहा हूं आपको कि नोटबुक में अच्छी तरीके से इन्हें नोट कर लो। हाँ, इधर भी देखो, असंवैधानिक या असंवैधिक सरकार के कार्यकारी आदेश से बनी हुई संस्थाओं की स्थापना भी लिखी है मैंने कि इनकी स्थापना, गठन या निर्माण कब हुआ। तो ध्यान देना, योजना आयोग तो 15 मार्च 1950 अब तो नहीं है, क्योंकि योजना आयोग का स्थान है वो नीति आयोग ने ले लिया है, उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को बना नीति आयोग, और नीति आयोग है क्या? गैर संवैधानिक है, अवैधानिक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, और जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद में देखो आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि 6 अगस्त 1952, ये भी बार बार पेपरों में पूछी जाती है, इसलिए इसे भी तैयार कर लेना साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। आगे न बात समझ में, तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके आगे देखो आगे, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। रिपोर्ट दी 56 में। रिपोर्ट कब लागू होती है?
1956 में, जिसके आधार पर ही तो 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया था। हाँ जी, उसके बाद देखो वेतन आयोग 1946 में, जो कि अब तक 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि अशोक माथुर। तो कहने का मतलब है कि 1946 ये भी अवैधानिक है, सरकार अपने कार्यकारी आदेश से बनाती है। आगे ना बात, तो इस बात को जरूर नोट करना। एक एक आयोग को हम साथियों अच्छी प्रकार से विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, जो आपके आगे भविष्य में बहुत काम आएंगे। हाँ, उसके बाद में देखो विधि आयोग 1955, जो ये क्षेत्रीय परिषद समय समय पे बनती जाती है। सरकारी आयोग 1983, जो केंद्र राज्य संघ राज्य संबंधों के लिए जाना जाता है। केंद्र राज्य संबंधों के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो याद रखना सरकारी आयोग, इसकी सिफारिशें भी देखेंगे हम, क्योंकि बहुत बार इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से आयोग ने क्या सिफारिश दी, कौन सी सिफारिश सही है या कौन सी गलत है। कई तथ्य बना दिए जाते हैं और उनमें से पूछ लिए जाते हैं सत्य और असत्य, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसके बाद देखो पुंछी आयोग 2007 में। उसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। उसके बाद में के हनुमंतैया हो गए, मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद में 2006 में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, देश में भी 2 बने हैं और राजस्थान में भी 2 बनी है प्रशासनिक सुधार आयोग। आगे बात समझ, तो इस तरीके से ध्यान देना है आपको कि संवैधानिक संस्थाएं ये जिनका संविधान में उल्लेख है, प्रावधान है, जबकि गैर संवैधानिक या असंवैधानिक जिनका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में जिक्र या चर्चा नहीं की गई है। आगे बात में बस इतना याद रखना, कई बार वो अंदरूनी क्वेश्चन भी बना देता है। उस समय आपको समझदारी से काम लेना है कि ये असंवैधानिक गैर संवैधानिक है ना, इनके भी 2 भाग हैं, इनके भी 2 पार्ट हैं, जो कि एक वैधानिक, सविधिक या विधिक, एक ही बात है। तीनों शब्द एक ही बात है। उसी प्रकार नंबर 2 अवैधानिक, असंवैधानिक, सरकार के कार्यकारी आदेश से बनी हुई संस्थाएं या आयोग। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। ऐसी बढ़िया सी, सुंदर सी, अच्छी सी सारणी बना लो। एक तरफ तो संवैधानिक संस्थाएं लिख दो, उनके अनुच्छेद लिख दो। ये इंग्लिश शब्द जो मैंने बताए हैं संक्षेप में, ये भी कई बार काम आ जाते हैं, क्योंकि पेपर में हम हिंदी में सही नहीं पढ़ पाते हैं, तो अंग्रेजी की तरफ भी हम ध्यान दे सकते हैं। कभी कभी अंग्रेजी में पढ़ा हुआ भी काम आ जाता है। वैसे कहा जाता है ना कि अंग्रेजी में लिखा हुआ वही मान्य होता है, हिंदी में तो गलती से भी छप सकता है कोई शब्द। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखो सभी के नाम अंग्रेजी में भी लिखे हैं। ये देखो सभी संस्थाओं के नाम मैंने अंग्रेजी में, इन्हें भी आप फुल फॉर्म के साथ तैयार कर सकते हो। तो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद यही करता हूं, आशा यही करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एकदम हमने शांतिपूर्ण तरीके से, धैर्य से और इस क्लास को अच्छी प्रकार से पढ़ा है और आपको समझ में भी आई होगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। अपने लिए और अपनों के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों।